जी, आप लोगों ने देखा कि यूके इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री टू लिव इन और उसके अलावा इट्स अ मल्टी कल्चरल सोसाइटी जहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स के लोग भी रहते हैं और पाकिस्तान से भी बहुत लोग जाते हैं वहाँ पढ़ने के लिए और डिफरेंट पर्पसेस के लिए। आज बेसिकली हमारी डिस्कशन होगी तो एंटरप्रेन्योर वीज़ा के बारे में और साथ साथ स्टूडेंट वीज़ा के बारे में, बिकॉज मेजर चेंजेस 6 अप्रैल से और 21 अप्रैल ऑनवर्ड से उन्हीं दोनों के अंदर आनी है। आप लोगों ने बताना है आपके जितने भी क्वेश्चन, क्वेरीज, सवाल, प्रॉब्लम्स हैं आप लोग बता के सकते हैं। हमारा नंबर है 0423630948। आपके प्रॉब्लम के हल निकालने, आपके सवालात के जवाब देने। हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट मिस्टर मुदस्सिल लोन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रेशम, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। हाउ वाज योर वीक? वीक वाज गुड, ठीक था। काफ़ी हेक्टिक था, काफ़ी काम हम लोगों ने अपने नाजरीन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस हफ्ते में सॉर्ट आउट कर लिए। स्पेशली आपको पता है कि बहुत डिलेज थे, चल रहे थे हम लोग, इंक्वायरीज़ को असेसमेंट्स करने में प्रॉब्लम होता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव सॉर्टेड दैट आउट एंड अब हम इस पोजीशन में हैं कि एक हफ्ते में हमें जो इंक्वायरीज़ हैं उनमें हम लोगों को असेसमेंट करके वापस उनको रिस्पॉन्ड कर सकेंगे नेक्स्ट वीक तक। और हाँ जी, वो बहुत, क्योंकि बेसिकली रेशम ज़रूरत ये होती है कि हम अगर यानी एक आम सा जवाब किसी को नहीं दे सकते कि यस ये अगर आपकी पोजीशन है तो इस पोजीशन में आपकी वीज़ा हो जाएगा या आपकी असेसमेंट हो सकती है। हमने हर चीज़ को एक एक केस को इंडिविजुअली देखना होता है। हर केस डिफरेंट होता है। हर केस डिफरेंट है। फिर उसमें ये देखना है कि 100% खासकर इमिग्रेशन के केसेस नहीं हो पाते, उसमें उनको गाइडेंस की ज़रूरत ही वहाँ पे होती है कि ओके हमारी एजुकेशन तो मुकम्मल है, हमारे एक्सपीरियंस में क्या प्रॉब्लम है, हमारे लैंग्वेज का क्या इशू है। तो उसके मुताबिक फिर हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आपने ये मार्क्स आपके बन रहे हैं और ये मार्क्स, या हम स्ट्रेट अवे ये कह देते हैं कि आप फलां कैटेगरी के लिए फॉल ही नहीं करते। सो इस तरह का हमने अब सिस्टम जो है बेसिकली मैनुअली तो सेट कर लिया है और ऑटोमेशन की तरफ भी हम जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह फिर जब हम लोग इस पोजीशन में आ जाएंगे फिर तो तमाम लोग खुद ही, मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान की शायद पहली वेबसाइट होगी कि जिस वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली 5 या 6 कंट्रीज़ का जो सिस्टम है वो खुद असेस कर सका करेंगे। दैट्स जस्ट अमेजिंग। और ये सारी एफर्ट्स हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और हम प्रॉपर आपके वीज़ा गाइड बने। साथ साथ मैं आप लोगों को एक ये बात बता दूं कि येस्टरडे आई वेंट टू दिस स्क्रीनिंग ऑफ अ शॉर्ट मूवी और वो शॉर्ट फिल्म थी दैट वाज बेस्ड ऑन यही जो पाकिस्तान से लोग जाते हैं यूके काम करने। इट वाज बेस्ड ऑन यूके का कैब ड्राइवर और उनके ऊपर वो बेस थी और दिखाया गया था कि क्या हार्डशिप्स होती हैं। आपको इनिशियली तो लगता है यहाँ से जब आप जाते हो कि जिस चीज़ में आपने यहाँ से क्वालिफाई किया, जो यहाँ से एजुकेशन आपने हासिल की है, उसी तरह की आपको जॉब मिलेगी। बट जो डायरेक्टर थी वो ये बता रही थी कि इंस्पिरेशन उनको ये मिली थी कि यहाँ के एक लॉयर जो थे वहाँ पे रेस्टोरेंट में एज अ वेटर या एज अ सर्वर काम कर रहे थे। एग्जैक्टली। सो आप लोगों के लिए हम इसलिए आए ताकि हम आपको बताएं कि जो आपके अंदर स्किल है वहाँ कौन सी ऐसी कंट्री है जिसकी उस स्किल की रिक्वायरमेंट है या आप उस तरह के ऑक्यूपेशन की शॉर्टेज है। और रेशम, इसमें ख़ास तौर पे यूके का जब हम जिक्र करें तो यूके हमारे बहुत सारे लोगों का दूसरा घर है। एक लिहाज से सबसे बड़ी कम्युनिटी जो इकट्ठे रह रही है अगर किसी मुल्क में तो वो यूके में है। और यूके की जो मल्टीकल्चरल सोसाइटी है और जो उनमें टॉलरेंस है, उन दोनों की बुनियाद पे दुनिया भर से जो लोग कहीं पे जब भागते भी हैं तो वहीं जाके रहते हैं। आपको उसकी मिसालें हर मुल्क से मौजूद हैं। आप देखें कि पॉलिटिशियंस हो गए या स्पोर्ट्स पर्सन हो गए या कोई भी जो लोग हैं उनका कोई ना कोई लिंक जो है वो यूके के साथ ज़रूर बनता है किसी ना किसी तरह से, इसलिए कि उनमें टॉलरेंस है। और बीइंग पाकिस्तानीज एंड द यूके सिटीजन्स, बहुत सारे जो हैं उनकी ड्यूल नेशनैलिटीज़ हैं और इस लिहाज से बहुत सारी टाइज़ बन जाती हैं। और आपके लिए जहाँ पे आपके अजीज़ रिश्तेदार बहन भाई पहले से रह रहे हैं वहाँ पे आपका ज़्यादा आसानी से आप सर्वाइव कर सकते हैं, आप अपना काम कर सकते हैं। लेकिन साथ के साथ दूसरी साइड पे आते हुए आप उनके लिए आप इज्जत का सबब भी बन सकते हैं और बेइज्जती का सबब भी बन सकते हैं। सो इसमें अभी तो देखिए पॉइंट बेस्ड सिस्टम जो टियर 4 था, इसमें तमाम सख्तियाँ जो हुई हैं, तमाम जो चेंजेस हुई हैं, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह थी कि वो अब्यूज़ हुआ, वो मिस यूज़ हुआ। अब मैं ये कहता हूँ कि थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और उसके साथ राइट कैटेगरी में आप ये जा सकते हैं और उसका काम कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे जो अभी टियर 4 में जो चेंजेस आई हैं वो वाली चेंजेस जो हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का फ़र्क है और काम का फ़र्क है। अब इसमें जो जेन्युइन लोग होंगे, जो जेन्युइनली पढ़ने के लिए जाना चाहेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। वेयर एज बाकी जो लोग हैं उनके लिए अदर कैटेगरीज मौजूद हैं। और ख़ास तौर पे आज जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, पिछली दफ़ा हमने थोड़ा सा जिक्र किया था टियर 1 का, जो कि एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर इतनी खूबसूरत स्कीम है और इतना इसमें से वो जो हर्डल्स हैं उनको रिमूव किया गया है और ज़ाहिर है उनकी वजह ये भी है कि जो फाइनेंशियल क्रंच हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश है, लेकिन साथ के साथ फैसिलिटेट किया गया है कि जो लोग
जाते स्टूडेंट वीज़ा पे हैं लेकिन वहाँ जाके या बिजनेस करते हैं या जॉब्स करते हैं, वो 2 लोग राइट टाइप ऑफ वीज़ा में आ जाएं। सो इस वजह से बड़ा अच्छा है। और अभी जब हम लोग ये जिक्र कर रहे थे और ये हम लोग नेशनल एंथम जो यूके का प्ले किया, इसमें अगर आप देखें इसमें लॉर्ड नज़ीर शामिल थे, इसमें शाहिद मलिक जो कि पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं और वो उनके मिनिस्टर रहे हैं, सईदा वारसी इसमें मौजूद थी, चौधरी सरवर साहब मौजूद थे। तो मतलब इस लेवल पे माशाल्लाह वहाँ पे पाकिस्तानीज मौजूद हैं जो कि काम कर रहे हैं और उनको बहुत शर्मिंदगी के सबब बन सकता है अगर हम लोग किसी वजह से इज्जत की बजाय बेइज्जती का सबब बने। बिल्कुल, एंड माइग्रेटिंग टू अ डिफरेंट कंट्री इज अ वेरी बिग डिसीजन, और हम यही आपको कहेंगे कि ये डिसीजन जो है ये सोच समझ के लीजिएगा, बिकॉज ये नहीं है कि आप ये आपकी ज़िंदगी बदल दे, यू नो, मेक और ब्रेक वाला हिसाब होता है इसमें। और आप खुद भी सोचिए समझिए, एनालाइज करें कि आपके लिए किसी डिफरेंट कंट्री में जाना सही है कि नहीं। और जिस तरह हम आपके गाइड बन रहे हैं और वो लोग जो एक्सपीरियंस है उन लोग से बात जरूर करिए। भी अब कॉलर देखते हैं कौन है हमारे साथ, फर्स्ट कॉलर ऑफ आवर शो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। जी, कौन बोल रहे हैं? आपकी आवाज़ हमें आ रही है कि नहीं आ रही? हेलो, हसनैन बात कर रहा हूँ जेलम से। हेलो, आई डोंट थिंक हमें आपकी आवाज़ आ रही है, बट वी विल टेक दिस कॉल लेटर। आप हम लोग पढ़ते हैं जो हम डिस्कशन कर रहे थे उसके ऊपर। जी, उसमें रेशम अभी हुआ ये है कि तब्दीलियाँ, एक तो पॉइंट बेस्ड सिस्टम में जो मेजर चेंजेस आई हैं टीयर 1 में आई है। टीयर 1 में तो बेसिकली आप ये समझिए कि रिफाइनमेंट हुई है और डेवलपमेंट हुई है अच्छी, और टीयर 4 में तब्दीलियाँ ज़्यादा बड़ी आई हैं। और एक ख़ास सवाल बहुत लोग ईमेल्स के ज़रिए भी पूछते रहे हैं और अपने जो कॉल्स थी उनमें भी आता था कि बाज़ औक़ात ये होता है कि फ़ॉल्स डॉक्यूमेंट्स की वजह से आप पे 10 साल की पाबंदी लग जाती है। तो 10 साल की पाबंदी के हवाले से मैंने ख़ास तौर पे एक रिसर्च की थी, एक मैं वो लोगों से शेयर करना चाहूँगा। दूसरी मैं चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि नॉलेज ऑफ़ इंग्लिश लैंग्वेज जो टेस्ट था उसके मुतल्लिक़ थोड़ी सी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जो स्पाउसेस हैं उनको भी ये टैक्स देना पड़ेगा, वेयर ऐसा नहीं है। सो ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम शेयर करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम लोग चले जाएं 320 के मुतल्लिक़ बात कर लें लोगों से, जो कि 10 साल की बैन का है, क्योंकि वो इस छोटा सा एक प्रेजेंटेशन है वो मैं बता देता हूँ। द एप्लीकेंट में सबमिट फर्दर इन्फॉर्मेशन विद द एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू रिक्वेस्ट। अब रिव्यू रिक्वेस्ट ये होती है कि जब आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, रिफ्यूज़ होने के बाद आपने उसको रिव्यू रिक्वेस्ट भेजी या अपील भेजी, वो जो होती है आपकी रिव्यू रिक्वेस्ट होती है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स फॉल्स होते हैं तो वो आप पे पाबंदी भी लग जाती है और साथ के साथ आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। इफ़ द रिफ्यूजल इज बेस्ड ऑफ पैराग्राफ 327A और 327B of the immigration rules on general grounds for refusal, if an application has been refused because a false document was used or a false representation was made, the applicant may claim that they were unaware of the false documents और फॉल्स रिप्रेजेंटेशंस। यानी वो ये क्लेम कर सकते हैं, ये बात सबूत के साथ उनको बता सकते हैं कि उनको नहीं पता था कि ये कैसे हुआ है। बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई एजेंट्स उनके लिए मिस रिप्रेजेंट कर देते हैं और डॉक्यूमेंट्स उनके असल होते हैं। अच्छा। या डॉक्यूमेंट या एजेंट की वजह से या कंसल्टेंट की वजह से उन पे अगर पाबंदी लग सकती है तो वो इस बात को चैलेंज कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपने हालात बता सकते हैं। द रिफ्यूजल्स विल स्टिल स्टैंड but the applicant would have to prove that they did not know that false documents or false representations were used. refusal तो रहेगा वीज़े का, लेकिन वो जो 10 साल वाली पाबंदी है वो हटने के इम्कानात मौजूद हैं। ठीक है जी, एक बात ये है। वी हैव अ कॉल राइट नाउ, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी, मैं हसनैन बात कर रहा हूँ जेलम से। जी हसनैन, बताइए कि कैसे हैं आप? जी, मैंने ये क्वेश्चन करना था। हाँ जी, बताइए। मैं वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ कनाडा का। मेरे फादर USA में होते हैं। ऑलराइट। मैंने ये पूछना था कि उनकी बैंक स्टेटमेंट मैं लगा सकता हूँ अपने साथ? और दूसरा ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे ये किसी ने बोला है कि कनाडा में मैंने वीज़ा अप्लाई किया था USA का, तो वो रिजेक्ट हो गया। अच्छा। तो किसी ने बोला कि कनाडा में जाकर अगर वहाँ से किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में माइग्रेशन करवा लो तो हो जाएगा। ठीक है। तो वहाँ से कनाडा से अमेरिका इजीली जा सकते, क्या ये बताइएगा ये ठीक है या नहीं? ठीक है हसनैन, आपके क्वेश्चंस हमने नोट कर लिए हैं एंड इनके क्वेश्चंस काफ़ी क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। जी हाँ, कनाडा से अमेरिका सॉफ्ट बॉर्डर है और उनके अच्छे टाइज़ हैं आपस में, तो यस वहाँ से इनके आसानी से हो सकता है। जहाँ तक जिक्र है इनकी बैंक स्टेटमेंट का, लेकिन पिछले सवाल से मेरा ख्याल है बाद के सवाल से ये भी क्लियर हो गया कि एज ए स्टूडेंट ये कनाडा में जाना चाह रहे हैं, तो इनके जो पेरेंट्स की बैंक स्टेटमेंट है वो वैलिड है।
ओके परफेक्ट। तो आपको आई एम श्योर आपके दोनों जो क्वेश्चंस हैं उनके जवाब मिल गए हैं कि एक तो आपके फादर की आप स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं और दूसरा तो क्योंकि सॉफ्ट बॉर्डर एंड रिलेशंस उन दो कंट्रीज के अच्छे हैं तो आप ट्रांसफर भी करवा सकते हैं, चांसेस आपके माइग्रेशन हो सकती हैं। जी बिल्कुल। कमिंग बैक टू 320 जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, if they are not to have any future applications automatically refused for 10 years where the documents related directly to the applicant, for example employment references, qualifications or financial details, such a claim would likely to fail unless the applicant has clear evidence that an error has been made। अब बाज़ औक़ात ये होता है कि गलती होती है, एक डॉक्यूमेंट तो है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, लेकिन जिस इदारे ने वो डॉक्यूमेंट दिया उसकी गलती है उसमें शामिल, और आप पे पाबंदी लग गई 10 साल की अगर, तो आप उसको एरर को करेक्ट करने का लेटर लेके आप दोबारा से हाई कमीशन को वो सबूत दे सकते हैं, उसके साथ आपकी वो खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल रिटन कन्फर्मेशन फ्रॉम एन एम्प्लॉयर, financial institution or educational establishment that they had supplied us with incorrect information at the time we verified the original documentation। Okay, perfect। हम इसके ऊपर दोबारा वापस आते हैं, लेकिन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हम छोटी सी ब्रेक लेने जा रहे हैं। I'll see you at the other side of this break. You just have to stick to the channel and keep it here।